हेलो डियर इंडोलॉगस व्यूअर्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स थ्रू एमसीक्यूज एंड टॉप फैक्ट्स। सो स्टार्ट करते हैं फिर। फंडामेंटल राइट्स आर डिराइव्ड इंस्पिरेशन फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। मूल अधिकार किस देश के संविधान से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एड ऑन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूएसए से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एड ऑन किया गया है। और जो अनदर सोर्सेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन सी कंट्री से लिया गया है उसे भी देख लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट है यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट मतलब कि समवर्ती सूची और जॉइंट सिटिंग आर्टिकल नंबर 108 में मेंशन किया गया है संयुक्त बैठक। तो समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक इन दोनों को लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। फिर है नेक्स्ट डीपीएसपी मतलब कि ये स्टैंड करता है फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व। ये लिया गया है फ्रॉम आयरलैंड। नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ मूल कर्तव्य। इसको लिया गया है यूएसएसआर मतलब कि पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। और अभी करंट टाइम में यूएसएसआर को कहते हैं रशिया, क्योंकि जो यूएसएसआर था 1991 में टूट गया था बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ में। तो ये लिया गया था उस टाइम पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को मूल कर्तव्य को फ्रॉम यूएसएसआर। नेक्स्ट है हमारा और लास्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये लिया गया है यूनाइटेड किंगडम से। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार वर्णित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्ट 3, जिसको कि मैग्ना कार्टा ऑफ और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसमें आर्टिकल नंबर 12 to 35 आर्टिकल्स मैंशनड हैं। और देख लेते हैं अनदर पार्ट्स जो हैं, जैसे कि पार्ट 2 है, भाग 2 है। इसमें सिटीजनशिप है, नागरिकता से संबंधित जो भी आर्टिकल्स वगैरह हैं, जैसे कि आर्टिकल नंबर 5 to आर्टिकल नंबर 11 आर रिलेटेड टू सिटीजनशिप। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4 जो कि डीपीएसपी से रिलेटेड है, मतलब नीति निर्देशक तत्व से, जो कि आर्टिकल नंबर 36 to आर्टिकल नंबर 51 है। नेक्स्ट है आपका पार्ट 5 जो कि यूनियन से रिलेटेड है, मतलब कि केंद्र या संघ से रिलेटेड है, जो कि आर्टिकल नंबर 52 to 151 है। नेक्स्ट है पार्ट 4A, ठीक है, भाग 4A जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ मतलब कि मूल कर्तव्य से रिलेटेड है। इसको ऐड ऑन किया गया था, एक संविधान संशोधन हुआ था इन 1976 जो कि था 42nd नंबर का, मतलब 42वां संविधान संशोधन हुआ था। और इससे 51A आर्टिकल को ऐड ऑन किया गया था जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती है जिसमें। और अगर बात करें एट प्रेजेंट तो टोटल पार्ट्स हैं कितने, 25 हैं, ठीक है। और अगर इनिशियली देखा जाए जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था तब कितने आर्टिकल्स थे, वो थे 22। तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिजिनली हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स हैड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मूलतः जो हमारा मूल संविधान जब बना था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7 फंडामेंटल राइट्स थे। लेकिन एट प्रेजेंट अगर बात करें तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है टोटल 6 है हमें अवेलेबल। और कौन सा फंडामेंटल राइट को हटाया गया था या क्या किया गया तो उसको देख लेते हैं। जो राइट टू प्रॉपर्टी है, मतलब जो संपत्ति का अधिकार है, वो आर्टिकल नंबर 31 के अंडर आता है, उसको आता था, उसको डिलीट कर दिया गया। डिलीट इन द सेंस कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल राइट बना दिया गया, मतलब कि उसे फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। और कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हटाया गया या कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, जो कि हुआ था 1978 में एक्ट आया था। और कौन से नंबर का संविधान संशोधन था, वो था 44th नंबर का, ठीक है। इसके थ्रू इसको हटा दिया गया। और जो ये अभी करंट टाइम में है 300A आर्टिकल में है। और पार्ट अगर बात करें तो ये 12 है, पार्ट 12 में और अंडर 300A आर्टिकल में ये अभी करंट टाइम में है। कौन सी? राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। अभी देखिए करंट टाइम में हमारे पास कितने आर्टिकल्स हैं, ये हैं टोटल 6, ठीक है। तो देखिए राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी मतलब समता या समानता का अधिकार। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम, ये है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। फिर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, मतलब कि यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका
सांस्कृतिक और शैक्षणिक से संबंधित अधिकार। और फिर है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, मतलब कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और आपको बता दूं कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ वाले आर्टिकल्स हैं, मतलब आर्टिकल नंबर 32, इसको कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, सोल एंड हार्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है आर्टिकल नंबर 32 को। अब देखिए, इनको हम आर्टिकल वाइज थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर हमको इनको एमसीक्यू फॉर्म में तो डिस्कस करना ही है। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा है राइट टू इक्वलिटी, समता या समानता का अधिकार। ये 14, आर्टिकल नंबर 14 to 18 है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये है आर्टिकल नंबर 19 to 22। नेक्स्ट है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये है आर्टिकल नंबर 23 and 24 में। नेक्स्ट है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये है आर्टिकल नंबर 25 to 28 में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये है हमारा 29 and 30 में। ये माइनॉरिटीज़ जो अल्पसंख्यक वगैरह हैं उनको इसमें डिफ़ाइन किया गया है कि उनके जो हित की संरक्षण है, ये सब, और जो अपना वो इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये सबसे रिलेटेड है ये आर्टिकल 29 and 30। नेक्स्ट है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, आर्टिकल नंबर 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन, डेफिनेशन ऑफ स्टेट मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, राज्य की परिभाषा किस आर्टिकल में दी गई है। तो जो राज्य है, यहाँ पे ये नहीं समझना है कि जो हमारा इंडिया है उसमें 28 स्टेट्स हैं, उनकी बात हो रही है। यहाँ पे राज्य की परिभाषा दूसरी है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट दूसरी है। तो ये आर्टिकल नंबर 12, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी हम देखते हैं कि जो आर्टिकल नंबर 12 है स्टेट को डिफाइन करता है। तो स्टेट में बेसिकली क्या क्या आते हैं, जैसे कि जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गई, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गई, और जो हमारी लोकल बॉडीज़, जैसे कि जो पंचायती सिस्टम है हमारे इंडिया में, वो सारी चीज़, जैसे कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल या ब्लॉक लेवल या विलेज लेवल पे जो हमारे पंचायती सिस्टम है, वहाँ की लोकल बॉडीज़, प्लस जो हमारे जो स्टेट्स हैं 28 स्टेट्स, वहाँ के लेजिस्लेचर, वहाँ की विधायिका, ये सारी चीज़ को एक मिलाकर, सारे इन तीन चीज़ को इंक्लूड करके किसमें किया गया है, इंक्लूड स्टेट में। स्टेट एक टर्म कॉइन किया गया, ये स्टेट के अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी। तो ये आर्टिकल नंबर 12 में इसको मेंशन किया गया है। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल नंबर 13 जो है ये जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड है, न्यायिक पुनर्विलोकन से, और जिसको कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसमें क्या है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट दे देती है, अगर उसको फिर से वापस उसको जुडिशियल रिव्यू करना है तो वो कर सकती है। ठीक है, और उसके बाद देख लेते हैं ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये जुडिशिएबल है ऑफ कोर्स आर्टिकल नंबर 13 से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये जो डेफिनेशन दी गई है, ये क्या क्या जो स्टेट है वो इंक्लूड करता है, इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड जो लेजिस्लेचर है, मतलब विधायिका है, ईच ऑफ द स्टेट्स, सभी राज्यों की, एंड ऑल लोकल बॉडीज़ और अथॉरिटीज़ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया के क्षेत्र में, पूरे भारत के अंदर में जो भी गवर्नमेंट है, जो भी पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर है या लोकल बॉडीज़ अथॉरिटीज़ हैं, ये सारा कुछ किसके अंदर आता है, ये आता है स्टेट के अंदर। तो इसकी डेफिनेशन किस में दी गई है, ये डेफिनेशन है आर्टिकल नंबर 12 में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आर्टिकल नंबर 14 में डिफाइन किया गया है कि ऑल आर इक्वल इन आइज ऑफ लॉ, मतलब कि कानून के समक्ष सभी क्या है, समान है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ये कहाँ से दिया गया है, तो इसका देखिए, जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ है, मतलब कि कानून के समक्ष सभी समान है, वो लिया गया है ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ लिया गया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। देखिए, ये जो राइट टू इक्वालिटी है, मतलब समता या समानता का अधिकार, ये 5 आर्टिकल्स में दिए गए हैं हमें, और ये आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल नंबर 14 टू आर्टिकल नंबर 18। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशंस इन एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मतलब कि जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर उसमें एडमिशन लेना हो तो उसमें रिजर्वेशन मिलता है, और चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, चाहे तो फिर वो अनएडेड स्कूल हो, किसको मिलता है, ओबीसीज, एसटी या एससी कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं,
उनको। तो ये कौन से आर्टिकल में ये चीज़ मेंशन की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है। जो हमारी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, जैसे जो सरकारी नौकरी या ये सब चीज़ हो गई, तो उनमें इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे धर्म या रिलीजन के हैं या आपका बर्थ प्लेस कहीं और है तो आपको इसमें क्या बोलते हैं कि इक्वलिटी नहीं मिलती है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये चीज़ आपके आर्टिकल नंबर 16 में मेंशन किया गया है। अब देखते हैं, देखिए आर्टिकल नंबर जो 15 है उसको कौन कौन से सब क्लॉजेज हैं और क्या क्या कहता है। देखिए जो आर्टिकल नंबर 15 है वो कुछ ग्राउंड्स होते हैं, जैसे कि आपका धर्म क्या है, रिलीजन, रेस, आपकी नस्ल, आपका कास्ट, आपका सेक्स, आपका मतलब लिंग, या फीमेल है, ट्रांसजेंडर है या मेल है, और प्लेस ऑफ बर्थ जो आपका जन्म स्थान है। इन सभी ग्राउंड्स पे आपको डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान पे बिलोंग करते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे आपको किसी भी शॉप या पब्लिक टॉयलेट या पब्लिक रेस्टोरेंट्स या होटल्स या प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, या आपका जो पब्लिक बाथिंग घाट्स होते हैं या रोड्स होते हैं, या फिर वेल्स मतलब जो सार्वजनिक कुएं होते हैं, या फिर टैंक्स हो, ये सब हो गए। तो ये सब, इन सब जगहों पे आपको डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ आर्टिकल नंबर 15 में मेंशन किया गया है। और देखिए आर्टिकल नंबर 15 सब क्लॉज 3 में क्या मेंशन किया गया है, जो वुमेन्स होती हैं और जो वुमेन है और जो चिल्ड्रेन है, इनके लिए जो स्टेट है, अभी हमने जो स्टेट को डिफ़ाइन किया था ना आर्टिकल नंबर 12 में, वही स्टेट की बात हो रही है। तो जो स्टेट है वो स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है, किसके लिए? फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 15 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्पृश्यता का अंत, मतलब कि अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल नंबर 17 में इसको मेंशन किया गया है। हालांकि ये अभी ख़त्म हो चुका है, लेकिन थोड़े बहुत एरिया में है, लेकिन इसके लिए पनिशमेंट दी गई है, पनिशमेंट दी जाती है। तो ये आर्टिकल नंबर 17 में ये इंक्लूड किया गया है या मेंशन किया गया है। अब हम देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 18। ये देखिए उपाधियों का अंत, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, मतलब पहले के टाइम पे जो महाराजा, राजा, रानी वगैरह ये सब अपने नाम के आगे लगा लेते थे, थोड़ा प्रिविलेज्ड महसूस करते थे। लेकिन अभी के टाइम में क्या है कि इसको अबॉलिश कर दिया गया है, हटा दिया गया है कि अब कोई भी ऐसी चीज़ें अपने नाम के आगे नहीं लगाएगा। और लेकिन इसको छूट मिली है किसको किसको, थोड़े से एग्जेम्प्टेड है, मतलब कि मिलिट्री रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं जो अपने नाम के आगे मेजर या जनरल उनके नाम के आगे लगता है, तो ऐसा नहीं होता है कि उसको कंसिडर किया जाता है अंडर टाइटल्स। और जो एकेडमिक डिस्टिंक्शंस होते हैं, जैसे अगर किसी ने पीएचडी वगैरह कर ली है तो उसके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इन सब चीज़ों को क्या माना जाएगा कि ये टाइटल्स हैं। और जो जैसे अवार्डीज़ होते हैं, जैसे कि पद्म अवार्डीज़ हैं, जैसे पद्म विभूषण, भूषण या पद्मश्री अवार्डीज़ हैं, तो ऐसा नहीं है कि इनको कोई उपाधि दे दी गई है या इनको कोई टाइटल मिल गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है अंडर आर्टिकल नंबर 18। अब देखिए हमने जो राइट टू इक्वालिटी थी, मतलब आर्टिकल नंबर 14 टू 18 हमने ये डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट करते हैं राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल नंबर 19 टू 22। ठीक है, तो आपको ध्यान से ये आगे की चीज़ें देखनी है। In the Indian Constitution of the right to freedom is granted by 4 articles which are, भारतीय संविधान के किन 4 अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल नंबर 19 टू आर्टिकल नंबर 22, मतलब कि स्वतंत्रता का अधिकार हमें आर्टिकल नंबर 19 टू 22 में दिया गया है। और जो आर्टिकल नंबर 19 टू 22 है, इसके अंतर्गत और भी आर्टिकल्स आते हैं, जैसे कि आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21 की बात कर लेते हैं। तो ये जो आर्टिकल नंबर 20 और 21 है, ये दोनों ही ऐसी फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको कि डिसमिस नहीं कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। ठीक है, ये ऐसे आर्टिकल्स हैं। और जो आर्टिकल 20 है, ये क्या बात करता है कि प्रोटेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है तो उसको फोर्स किया जाए कि आप अपने ही विरुद्ध गवाही दें। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 21 है, ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। इसमें क्या है कि जीवन जीने का अधिकार और जो हमारी पर्सनल जो फ्रीडम है उसके बारे में आर्टिकल नंबर 21 डिफाइन करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो राइट टू फ्रीडम है, आर्टिकल नंबर 19, ये 6 टाइप्स की फ्रीडम को हमें देता है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है,
और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो हमारे थॉट्स वगैरह हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर ये फ्रीडम ऑफ असेंबली विदाउट आर्म्स, मतलब कि शांतिपूर्ण तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सभा का आयोजन कर सकते हैं, हमारे पास ये स्वतंत्रता मिली है। फिर फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन या कोऑपरेशन, तो ये हमारे जो एसोसिएशंस वगैरह हम कर सकते हैं विद कोऑपरेशन। और फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, हमारा जो कोई भी प्रोफेशन या कोई भी व्यवसाय है उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस या शुरू कर सकते हैं या कर सकते हैं। फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, हमारे कंट्री में कोई भी स्थान हो, कोई भी प्लेस हो, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रिसाइड कर सकते हैं। इसके पहले तक आर्टिकल नंबर 35A था, वो हट गया, जिसकी वजह से हम जम्मू कश्मीर में नहीं रह सकते थे, लेकिन अभी वो हट चुका है। तो इस वजह से क्या है कि हम रिसाइड कर सकते हैं इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, प्रेस की स्वतंत्रता, मतलब विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड विथ फ्रीडम ऑफ द प्रेस। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इनमें से कौन आर्टिकल नंबर 20 का भाग नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट टू लाइवलीहुड। ये आपका आर्टिकल नंबर 21 में आता है, ना कि आपके आर्टिकल नंबर 20 में आता है। और बाकी के जो ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी हैं, ये आर्टिकल नंबर 20 के पार्ट है। जैसे कि जो नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, उस वो डिफाइन करता है कि अगर आपको हिरासत में ले लिया गया है, ठीक है, तो आप फोर्स नहीं किए जाएंगे कि आप अपने ही खिलाफ क्या करें, गवाही दें। ठीक है, और ये क्या है कि जो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है, नो डबल जियोपैरिडी है, ये क्या है कि अगर आपको किसी भी एक अपराध के लिए अगर आपको सज़ा मिल गई है, पनिशमेंट मिल गई है, तो दोबारा से उसी अपराध के लिए आपको सज़ा नहीं मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ है। और नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, अगर जैसे आपने जिस टाइम पे कोई भी अपराध किया है, अगर उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है कि आपको इस पर्टिकुलर अपराध के लिए आपको ये चीज़ की पनिशमेंट मिलेगी, फिर बाद में अगर कोई अमेंडमेंट आते हैं या कुछ भी आते हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपको दोबारा से जो नया बना है उस चीज़, उस अपराध के लिए जो भी पनिशमेंट, फिर आपको वो दोबारा नहीं भुगतना पड़ेगा। मतलब जिस टाइम पे आपने कोई अपराध किया हो, उस टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशन में उस चीज़ के लिए सज़ा निर्धारित की गई है, वही सज़ा आपको भुगतनी पड़ेगी। दोबारा से अगर कुछ अमेंडमेंट्स होते हैं तो वो आपके ऊपर लागू नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल नंबर 20 में मैंशनड हैं। जैसा कि मैंने बताया, ऑप्शन नंबर ए, राइट टू लाइवलीहुड, ये आपका कम्स अंडर आर्टिकल 21। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, शिक्षा के अधिकार, मतलब कि राइट टू एजुकेशन वॉज एडेड एज द फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एडिंग। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21A। ठीक है, जब भी किसी भी आर्टिकल के आगे A, B, C, D, E, F या जितने भी लग जाते हैं, तो वो किसी न किसी संविधान संशोधन से ही आते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स जो होते हैं उनके थ्रू ही ये सब आते हैं। जैसे 51A था, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेटेड है, और जो कि आया था 42वें संविधान संशोधन से इन 1976। तो इसी तरीके से जो 21A है, 21A है, ये आया है कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 86 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2002 में। ये इसमें क्या था कि जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है फॉर ऑल चिल्ड्रेन ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स, मतलब 6 से 14 साल के बच्चों के लिए क्या है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होगी। ये आर्टिकल नंबर 21A डिफाइन करता है। ठीक है, ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ये था 86 नंबर का इन 2002। फिर देखिए, जो 86th अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके पहले जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन था, अंडर आर्टिकल नंबर 45 में था। ठीक है, आर्टिकल नंबर 45 जो कि अभी DPSP नीति निर्देशक तत्व में आता है, अभी उसमें क्या है कि जो एज ग्रुप 3 to 6 है, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे 6 साल से नीचे तक के बच्चों के लिए प्रोविज़न है उसमें कि एजुकेशन उन्हें कैसे दी जाएगी या किस फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर 45 में अभी है, लेकिन जब 86 CAA मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पहले आर्टिकल नंबर 45 में ये मेंशन किया गया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स पर्सनस राइट टू ट्रेवल अब्रॉड।
ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति के विदेश जाने के अधिकार को संरक्षित करता है? तो ये आपका आर्टिकल नंबर 21, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए जो आर्टिकल नंबर 21 है ना, इसमें बहुत सारे हमें राइट्स दिए गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे टोटल 7 है, जैसे कि राइट टू एजुकेशन। ठीक है, अभी हमने 21A में ही देखा राइट टू एजुकेशन, राइट टू शेल्टर, राइट टू मेडिकल केयर, राइट टू फूड, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट। ये सारे कुछ आर्टिकल नंबर 21 के अंदर में आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, विच आर्टिकल गिव्स सेफ गार्ड टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन? ठीक है, कौन सा अनुच्छेद हिरासत में लिए गए व्यक्ति के मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 22। ठीक है, 22 में क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति है, किसी को किसी शक के बिना पे या फिर किसी भी चीज़ से उसको अपराधी मतलब करार देकर उसको क्या बोलते हैं अरेस्ट किया गया है, तो अगर वो अरेस्ट है तो ऐसा नहीं कि पुलिस उसको मनमाने ढंग से कोई भी पनिशमेंट दे सकती है या कुछ भी। सबसे पहले ये प्रोविज़न है कि उसको 24 घंटे के अंदर में उसको मजिस्ट्रेट के पास क्या होता है पेश करना होगा। ठीक है, उसके बाद ही कोई एक्शन जैसे लिया जा सकता है। तो ये चीज़ है। और ये भी जो अपराधी है या जो कोई भी है उसके पास पूरा राइट है कि वो अपने वकील वगैरह जो भी उसके हैं एडवोकेट वो हायर कर सकता है, और ख़ुद को मतलब ऐसा नहीं है कि उसको फोर्स किया जाएगा कि तुम अपने खिलाफ गवाही दो। ये तो हमने देखा था आर्टिकल नंबर 20 में। तो यहाँ पे क्या है कि जो अगर हिरासत में कोई व्यक्ति है, अरेस्ट किया हुआ व्यक्ति है, तो उसको प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है, वही चीज़ मेंशन है। द आर्टिकल प्रोवाइड्स दैट इट इज़ द राइट ऑफ द अरेस्टेड पर्सन टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। और ये जो 24 आवर्स होता है ना, इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा कौन सा टाइम, जो कि गाड़ी से या कार से जब जो अरेस्टेड जो भी पर्सन है उसको लेके जाया जा रहा हो, तो वो टाइम को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। वो टाइम को माइनस करके अंडर 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, no person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once, under which article the above preservation of conviction for crime is given। मतलब कि एक ही सज़ा के लिए बार बार उस व्यक्ति को सज़ा नहीं मिलेगी, मतलब एक ही अपराध के लिए बार बार उस व्यक्ति को सज़ा नहीं मिलेगी। कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है, ये तो मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया है। ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 20 में इसको मेंशन किया गया है। इसी को कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 20 का पार्ट है, और ये क्या है कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंसेस मोर देन वंस। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए हमने 19 to 22 हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हमने ये राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम दोनों को डिस्कस कर लिया। अब हम देखेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल नंबर 23 एंड 24 देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिस्ट्रिक्टेड इन विच आर्टिकल, मतलब मानव व्यापार किस अनुच्छेद में प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, तो ये है आपका आर्टिकल नंबर 23, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि जो फोर्स्ड लेबर होते हैं, फोर्स्ड लेबर आप नहीं करवा सकते किसी से, मतलब कि बलात् श्रम, और जो मानव व्यापार है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये चीज़ भी रिस्ट्रिक्टेड है इन आर्टिकल नंबर 23। यही चीज़ यहाँ पे इस बॉक्स में मेंशन किया है कि ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगर एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर आर प्रोहिबिटेड। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, 14 साल से कम उम्र के बच्चे शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क, किसी भी काम में नहीं होने चाहिए, इन एनी फैक्ट्री या माइन, किसी भी फैक्ट्री या माइंस में नहीं इंगेज्ड होने चाहिए, एनी अदर हैज़ार्डस एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड टू विच आर्टिकल। ये ऐसे किसी भी एम्प्लॉयमेंट में वो इंगेज्ड नहीं होने चाहिए 14 साल से कम उम्र के बच्चों को। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये देखिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग आर्टिकल नंबर 23 में थी और फोर्स्ड लेबर भी उसी में था। लेकिन अगर बात की जाए 14 साल से कम उम्र के बच्चों को बाल श्रम करवाने वाली बात, तो ये आर्टिकल नंबर 24 में मेंशन किया गया है। ठीक है, और जो बॉन्डेड लेबर मतलब बंधुआ मजदूर वॉज एबॉलिश्ड इन इंडिया बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1976 में बॉन्डेड लेबर एक्ट आया था इसको अबॉलिश करने के लिए। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है कि 1976 का एक एक्ट था रिलेटेड टू बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर से संबंधित था ये।
अब देखिए हमने 23 और 24 को हमने डिस्कस कर लिया, मतलब अब हमारे बच्चे हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एजुकेशनल और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अभी हम इन तीनों को भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित कितने अनुच्छेद हैं? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 25 to 28, 25 से लेकर 28 तक है धर्म से संबंधित अनुच्छेद। अब देखिए आर्टिकल नंबर 25 है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, मतलब कि जो आपका कोई भी धर्म है आप उसका फ्री प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई बाध्य नहीं है कि आप किसी भी धर्म से, मतलब बेसिकली ये हो कि आपकी जो भी प्रैक्टिस है उससे किसी और जो रिलीजन है उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, तो आप कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं रिगार्डिंग टू योर रिलीजन। आर्टिकल नंबर 26 है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है। आर्टिकल नंबर 27 है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ठीक है। अगर किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड अगर टैक्सेस या प्रमोशन के लिए पेमेंट वगैरह है तो ये चीज़ आपका आर्टिकल नंबर 27 में ये चीज़ की फ्रीडम दी गई है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा, जो रिलीजन से रिलेटेड है ये 25 to 28 है। अब देखिए जो आर्टिकल नंबर 25 है ये गारंटी क्या क्या देता है, ये हमने अभी डिस्कस कर लिया है। और जो इसमें हिंदूज़ वर्ड मेंशन किया गया है, तो इसमें कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि हिंदूज़ वर्ड के अंडर में और कौन कौन से रिलीजन आते हैं। तो ये जो हिंदूज़ वर्ड है इसमें आते हैं आपके सिख, जैन और बुद्धिस्ट, ठीक है। सिख, जैन और बुद्धिस्ट आते हैं अंडर हिंदूज़, ठीक है। और अगर कभी कभी ऑप्शन में पारसी लिख देता है तो पारसी नहीं आते हैं, सिख, जैन और बुद्धिस्ट आते हैं। और जैसे कि जो आर्टिकल नंबर 25 है उसी में ये चीज़ भी मेंशन की गई है, जो सिख वगैरह सिख कम्युनिटी के होते हैं वो कैरी करते हैं कृपाण खुद के साथ, वो पांच चीज़ों को करते हैं, क्या बोलते हैं, कैरी करते हैं। तो कृपाण भी उसमें एक चीज़ आती है, तो वो सिख रिलीजन का वो राइट इनको दिया गया है कि आप अपने साथ कृपाण कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये आर्टिकल नंबर 25 से रिलेटेड फैक्ट था, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब देखिए हमने 25 to 28 डिस्कस कर लिया, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन ये पॉइंट नंबर 5 है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल नंबर 29 और 30 ये क्या है, बेसिकली ये माइनॉरिटीज़ अल्पसंख्यक समुदाय से रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन guarantees द राइट ऑफ minorities टू establish एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइसेस। तो जो भी इनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब माइनॉरिटीज़ अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करना चाहता है अपनी पसंद के हिसाब से तो वो कर सकता है। तो ऐसा कौन से आर्टिकल में ये चीज़ मेंशन किया गया है, तो ये आपका आर्टिकल नंबर 30 में मेंशन किया गया है, आर्टिकल नंबर 30, ठीक है। और अगर ये सारी चीज़ की बात कही जाए कि ये जो उनके इंटरेस्ट या उनके हित की बात किस में की गई है, तो ये आर्टिकल नंबर 29 में की गई है। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, जो अल्पसंख्यक समुदाय है, माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है, उनके प्रोटेक्शन की बात किस में की गई है, आर्टिकल नंबर 29 में, जो कि ये भी इंक्लूड करता है राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात तो इसमें भी की गई है इसमें क्या होता है कि जो इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई है वो 29 में की गई है, लेकिन अगर ये जो 30 नंबर का आर्टिकल देखें तो इसमें क्या किया गया कि उनकी चॉइसेस की जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल नंबर 30 में बात की गई है, ठीक है। अब देखिए हमने 29 एंड 30 को डिस्कस कर लिया, अब लास्ट बचा है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ठीक है। तो ये आर्टिकल नंबर 32 है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हु सेड आर्टिकल 32 इज़ द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोल एंड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से अनुच्छेद को किसने कहा है, तो ये आर्टिकल नंबर 32 को कहा है। ये किसने कहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आर्टिकल नंबर 32 है।
देखिए इसमें 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं, ठीक है। और ये जो है सुप्रीम कोर्ट, ये आर्टिकल नंबर 32 के रिगार्डिंग ये 5 प्रकार के रिट जारी करता है। और जो हाई कोर्ट है आर्टिकल नंबर 226 के थ्रू इशू करता है ये जो रिट्स हैं। इसमें आता है हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्सियरी एंड को वारंटो। अब हम इनको एक एक करके देख लेते हैं। जैसे जो हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडेमस परमादेश, प्रोहिबिशन प्रतिषेध, और सर्सियरी उत्प्रेषण, को वारंटो अधिकार पृच्छा। अब जो इसको हम देख लेते हैं इधर। हैबियस कॉर्पस, यू मे हैव द बॉडी, मतलब साक्षात पूरे बॉडी के साथ क्या बोलते हैं कि प्रेजेंट होना। कहाँ पे? टू रिलीज अ पर्सन हु हैज़ बीन डिटेन्ड अनलॉफुली वेदर इन प्रिजन और इन प्राइवेट कस्टडी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये जो हैबियस कॉर्पस है, इसका मतलब है कि अगर कोई भी, जैसे हमने अभी देखा था कि 24 घंटे के अंदर किसी भी जो पर्सन है या अपराधी पाया गया है तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होता है, ठीक है। तो अगर जो कोर्ट वगैरह है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, अगर वो पाती है कि ये व्यक्ति क्या है, बेगुनाह है, इसने कोई भी क्राइम नहीं किया है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिलीज़ कर सकती है। तो ये है हैबियस कॉर्पस, ये रिट जारी करके एससी या सुप्रीम कोर्ट रिलीज़ कर सकती है। फिर है मैंडेमस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल रिस्ट्रिक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल नंबर 33, ठीक है। आर्टिकल नंबर 33 क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्ट करता है किसके, फंडामेंटल राइट्स को, ऑफ द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 34। ये जो मार्शल लॉ लगता है, मतलब सैन्य शासन जब लगता है तो ये रिस्ट्रिक्ट करता है द फंडामेंटल राइट्स वाइल मार्शल लॉ। सैन्य शासन के दौरान पे ये रिस्ट्रिक्ट करता है, आर्टिकल नंबर 34 में मेंशन किया गया है फंडामेंटल राइट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड मैग्ना कार्टा। ये भारतीय संविधान का कौन सा भाग मैग्ना कार्टा कहलाता है? ये भाग 3 है, ठीक है, जिसमें कि फंडामेंटल राइट्स को मेंशन किया गया है, आर्टिकल नंबर 12 टू आर्टिकल नंबर 35। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको बताया। फिर है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली रेटिफाइड इट्स यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स पे कब अनंतिम रूप से साइन किया गया था? बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 ऑफ दिसंबर 1948। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अगर बात की जाए कि फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन कौन होता है, ये होता है जुडिशरी, ठीक है। जुडिशरी, न्यायिक व्यवस्था जो भी है, तो वो गार्जियन के तौर पे होती है कि मतलब अगर हमारा कोई भी शिकायत हो, अगर कोई भी लॉ पास हो गया है पार्लियामेंट के थ्रू, तो हमारा कौन अनंतिम रूप से हम किसके पास जाकर उन फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हम कोई भी पिटिशन मतलब फाइल कर सकते हैं। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिसमिस फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसीज। लेकिन जो आर्टिकल नंबर 20 और 21 है, इन दोनों को छोड़ के कोई भी और आर्टिकल्स वगैरह हैं उनको डिसमिस किया जा सकता है, मतलब फंडामेंटल राइट्स को डिसमिस किया जा सकता है ड्यूरिंग एन इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ आवर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ऑफ प्रॉपर्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द रूल ऑफ। संपत्ति के अधिकार को किसके समय में हटाया गया था? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मोरारजी देसाई की उस टाइम पे गवर्नमेंट थी, उनके टाइम पे ये संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। और अभी ये करंट टाइम में कौन से आर्टिकल में है? ये 300A आर्टिकल में है और भाग 12 में है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये पहले आर्टिकल नंबर 31 में हुआ करता था, वही चीज़ लिखी हुई है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था इन 1978, उसके थ्रू इसको हटाया गया था। नेक्स्ट है, द गोल्डन ट्रायंगल ऑफ फंडामेंटल राइट्स रेफर्स टू। अगर कौन से ऐसे 3 आर्टिकल्स हैं उनको गोल्डन ट्रायंगल बोला जाता है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 14, 19 एंड 21। ये तीनों ही आर्टिकल्स इनको गोल्डन ट्राइंगल बोला जाता है, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दैट इज आर्टिकल नंबर 14, और राइट टू फ्रीडम आर्टिकल नंबर 19, और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये तीनों ही क्या है? गोल्डन ट्राइंगल्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 25, विच फंडामेंटल राइट इज़ नॉट अवेलेबल टू द फॉरेनर्स। अब देखिए कुछ आर्टिकल्स हैं या फंडामेंटल राइट्स हैं वो फॉरेनर्स को भी अवेलेबल हैं और हम लोगों को भी, मतलब इंडियन सिटीजन्स को भी। लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ
इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल है, वो चीज़ अभी हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़। ये चीज़ आपको फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स या कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों को अवेलेबल है, और कौन से फंडामेंटल राइट हैं वो सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया को अवेलेबल हैं। तो आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 20, 21, 21A एंड आर्टिकल नंबर 22, ये बोथ मतलब कि सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स दोनों को अवेलेबल हैं। और जो फंडामेंटल राइट्स सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल है वो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड आर्टिकल नंबर 30, ये सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया को अवेलेबल है। यहाँ पे ये चार्ट के थ्रू देख लेते हैं, टेबल के फॉर्मेट में दिया हुआ है कि आर्टिकल नंबर 14, 20, 21, 21A और 22 हमारे जो क्या बोलते हैं एनिमी अलायंस को छोड़ के, और हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये सब सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों को मिले हैं। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को मिले हैं, नॉट टू फॉरेनर्स। ये 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है। ठीक है, ये सारे चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, राइट टू वोट इज़, वोट देने का अधिकार क्या है? ये इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। फॉर फ्री PDF ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल इंडोलॉगस।